नमस्कार दोस्तों, लॉ एंड पीस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में। जी हाँ, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होती है, इसके प्रकार कितने हैं, इसमें सज़ा कितनी है, सज़ा देने की पावर किन किन कोर्ट्स को है, इसके डिफेंसेस क्या क्या हैं, क्या एक जज भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का गिल्टी हो सकता है, क्या सीआरपीसी व इंडियन पिनल कोड में भी इससे रिलेटेड प्रोविजंस दिए गए हैं। इन सभी सवालों के जवाब आपको आज इस वीडियो में जानने को मिलेंगे। मेरा दावा है दोस्तों कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई अन्य वीडियो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से रिलेटेड एटलीस्ट नहीं देखना पड़ेगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 से गवर्न होती है। यह एक्ट कहता है कि कंटेम्प्ट दो प्रकार की होती हैं, सिविल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट। सिविल कंटेम्प्ट का मतलब होता है कोर्ट द्वारा पास कोई जजमेंट, डिक्री, ऑर्डर या कोई भी अन्य प्रोसेस का विलफुल डिसओबीडियंस यानी जानबूझकर अवज्ञा करना। अगर इसी प्रकार अगर आपने कोर्ट में कोई अंडरटेकिंग दी है लेकिन बाद में आपने उसकी विलफुल ब्रीच कर दी तो वो भी सिविल कंटेम्प्ट ही कहलाएगा। अगर हम बात करें क्रिमिनल कंटेम्प्ट की तो इसका दायरा सिविल कंटेम्प्ट के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। क्रिमिनल कंटेम्प्ट के तहत शब्दों द्वारा, बोलकर या लिखकर या किसी साइंस द्वारा या कोई विजिबल रिप्रेजेंटेशन हो या किसी भी अन्य तरीके से अगर कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है जिससे कोर्ट्स अपमानित होती हैं या ऐसा कार्य कोर्ट्स की जुडिशियल प्रोसीडिंग पर प्रतिकूल रूप से प्रभाव डालता है या ऐसा कोई कार्य है जिससे कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस जो कि हमारा लीगल सिस्टम है उसके अंदर कोई विघ्न पैदा होता है, इंटरफेरेंस पैदा होती है, तो ये सभी कार्य क्रिमिनल कंटेम्प्ट के दायरे के अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। अगर हम क्रिमिनल कंटेम्प्ट के उदाहरणों की बात करें तो किसी लिटिगेंट या एडवोकेट द्वारा जज की तरफ जूता फेंक दिया जाना या कोई अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करना या मीडिया के किसी माध्यम द्वारा ऐसा मैटर पब्लिश करना जिससे किसी पेंडिंग मुकदमे के फेयर ट्रायल के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़े, ये सभी कार्य क्रिमिनल कंटेम्प्ट में शामिल होते हैं। जब किसी केस में कोर्ट द्वारा पास किसी ऑर्डर का कोई पार्टी पालन नहीं करती तो अफेक्टेड पार्टी अंडर सेक्शन 12 ऑफ द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट एप्लीकेशन मूव करती है। दूसरी पार्टी को रिप्लाई फाइल करने का मौका दिया जाता है, बहस होती है और उसके बाद कोर्ट कंटेम्प्ट पर अपना फैसला सुनाती है। कुछ केसेस में कोर्ट खुद भी कंटेम्प्ट का संज्ञान ले सकती है। कंटेम्प्ट लॉ इसलिए बनाया गया ताकि कोर्ट्स की गरिमा बरकरार रह सके और जज निर्भय होकर अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर सकें। एक कंपनी भी कंटेम्प्ट लॉ के तहत गिल्टी हो सकती है। दोस्तों, कंटेम्प्ट लॉ काफ़ी पुराना है और अंग्रेज़ों के ज़माने से चला आ रहा है। पहले द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1926 था, उसके बाद 1952 का एक्ट आया और वर्तमान में द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 इन फोर्स है। 1961 में मिस्टर एच.एन. सान्याल दी देन एडिशनल सॉलिसिटर जनरल की चेयरमैनशिप में एक कमेटी गठित की गई ताकि फंडामेंटल राइट्स और कंटेम्प्ट लॉ के बीच एक संतुलन स्थापित किया जा सके और अमेंडमेंट द्वारा वर्तमान एक्ट इन फोर्स आया। दोस्तों, कंटेम्प्ट लॉ हमारे दो फंडामेंटल राइट्स को टच करता है। पहला है राइट टू पर्सनल लिबर्टी और दूसरा है द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो कि आर्टिकल 19(1) में दिया गया है। हमारे संविधान के आर्टिकल 19 क्लोज 2 के तहत सरकार को यह अधिकार है कि वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए कानून बना सकती है। कंटेम्प्ट लॉ वहाँ पर एक्सप्रेसली वर्णित है। इसी संविधान के अनुच्छेद का प्रयोग करते हुए सरकार ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट पारित किया है। अब हम जानेंगे कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए सजा देने की पावर किन किन कोर्ट्स के पास है। जी हाँ, यह भी हमारे संविधान में ही वर्णित है। आर्टिकल 129 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि द सुप्रीम कोर्ट शैल बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड शैल हैव ऑल द पावर्स ऑफ सच ए कोर्ट इंक्लूडिंग द पावर्स टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ। आर्टिकल 142 क्लोज 2 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो इनेबल्स द सुप्रीम कोर्ट टू इन्वेस्टिगेट एंड पनिश एनी पर्सन फॉर इट्स कंटेम्प्ट। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट को अपनी कंटेम्प्ट के लिए सज़ा देने की पावर तो है ही, पर साथ ही साथ दिल्ली जुडिशियल सर्विस एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात की जजमेंट जो कि 11 सितंबर 1991 को आई थी, इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट हैज़ द पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट नॉट ओनली ऑफ इटसेल्फ बट ऑल्सो ऑफ हाई कोर्ट्स, सबॉर्डिनेट कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स फंक्शनिंग इन द एंटायर कंट्री। Similarly, Article 215 of our Constitution
also says that high courts shall be a court of record and shall have all the powers of such a court, including the power to punish for contempt of itself. सेक्शन 10 ऑफ द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट कहता है कि हाई कोर्ट को जिस प्रकार अपनी कंटेम्प्ट के लिए पनिशमेंट देने की पावर है, इसको सबॉर्डिनेट कोर्ट्स की कंटेम्प्ट के लिए भी सजा देने की सिमिलर पावर होगी। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट के सेक्शन 12 के तहत सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत दोषी व्यक्ति को 6 महीने तक के कारावास की सज़ा या 2000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों की सज़ा एक साथ भी दे सकती है। अगर कंटेम्प्ट प्रूव ना हो रहा हो तो दोषी व्यक्ति को कोर्ट डिस्चार्ज भी कर सकती है और उस व्यक्ति द्वारा माफ़ी मांगने पर अगर कोर्ट संतुष्ट हो जाए तो सज़ा में कमी भी कर सकती है। दोस्तों, कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स के ऊपर सीआरपीसी या इंडियन एविडेंस एक्ट के प्रोविजंस लागू नहीं होते। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 का सेक्शन 10 का प्रोवाइसो कहता है कि हाई कोर्ट ऐसे किसी भी कंटेम्प्ट के केस में कॉग्निजेंस नहीं लेगी अगर यह कंटेम्प्ट सबॉर्डिनेट कोर्ट्स में हुआ है और इंडियन पिनल कोड के तहत ऐसा कंटेम्प्ट एक ऑफेंस है। तो इन सभी केसेस में हाई कोर्ट्स को संज्ञान लेने की पावर नहीं है, बल्कि सबॉर्डिनेट कोर्ट्स खुद ही इन पर उचित कार्रवाई एज पर लॉ कर सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, सेक्शन 175 ऑफ द इंडियन पिनल कोड के तहत अगर कोर्ट द्वारा ऑर्डर के बावजूद भी कोई व्यक्ति अगर कोई डॉक्यूमेंट या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कोर्ट के समक्ष पेश नहीं करता तो यह एक ऑफेंस है। सेक्शन 178 आईपीसी के तहत जब व्यक्ति ओथ लेने से इनकार कर दे या सेक्शन 179 के तहत जब व्यक्ति किसी पब्लिक सर्वेंट को किसी क्वेश्चन का आंसर देने से मना कर दे या सेक्शन 180 के तहत जब कोई व्यक्ति अपनी स्टेटमेंट को साइन करने से मना कर दे तो ये सभी एक ऑफेंसेस हैं और इनकी सज़ा इन्हीं सेक्शंस में दी गई है। इसी प्रकार सेक्शन 228 आईपीसी के तहत अगर कोई व्यक्ति किसी जुडिशियल प्रोसीडिंग में बैठे हुए पब्लिक सर्वेंट की इंटेंशनल इंसल्ट करता है या कोई इंटरप्शन कारित करता है तो कोर्ट उसे 6 महीने तक के कारावास या 1000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों से सजा दे सकता है। इन्हीं इंडियन पिनल कोड के ऑफेंसेस का समरी प्रोसीजर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 345, 346, 347 और 348 में भी दिया गया है। इन सेक्शंस के तहत कोर्ट 200 रुपये का जुर्माना लगाकर दोषी व्यक्ति को छोड़ सकती है। अगर व्यक्ति 200 रुपये का फाइन अदा नहीं करता तो उसे 1 महीने तक की सज़ा भी हो सकती है। कोर्ट इस समरी प्रोविजंस के तहत व्यक्ति द्वारा माफ़ी मांगने पर उसे डिस्चार्ज भी कर सकती है। दोस्तों, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट के तहत तो सज़ा देने की पावर केवल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास ही है, परंतु कोर्ट्स के पास अपने द्वारा पारित ऑर्डर के अगर कोई वायलेशन करता है तो उसमें सज़ा देने के लिए अलग से सीपीसी में भी स्पेसिफिक प्रोविज़न दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोर्ट द्वारा पास किसी इंजंक्शन ऑर्डर का कोई वायलेशन करता है तो अफेक्टेड पार्टी अंडर ऑर्डर 39 रूल 2A की एप्लीकेशन लगा सकती है और इसके तहत कोर्ट दोषी व्यक्ति की प्रॉपर्टी अटैच कर सकती है और उसे 3 महीने के लिए सिविल प्रिजन भी भेज सकती है। दोस्तों, 2 जनवरी 2017 को वीतू साहा ओबराय वर्सेस कोर्ट्स ऑफ इट्स ओन मोशन 2017 SCC ऑनलाइन में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 215 डज नॉट गिव पावर टू हाई कोर्ट टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। यानी अगर कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट की कंटेम्प्ट करता है तो उसे सज़ा देने की पावर केवल सुप्रीम कोर्ट को ही होगी, हाई कोर्ट को नहीं। सेक्शन 14 कहता है कि अगर कंटेम्प्ट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के समक्ष की गई हो तो कोर्ट उसे तुरंत कस्टडी में लेने का ऑर्डर कर सकती है और उसे तुरंत लिखित में कंटेम्प्ट के एक्विजिशन के बारे में बताएगी, उसे डिफेंस की अपॉर्चुनिटी दी जाएगी और एविडेंस लेने के बाद कोर्ट उसे वो सज़ा या डिस्चार्ज कर सकती है जैसा कोर्ट को उचित लगे। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग शुरू की गई है तो वह व्यक्ति क्या डिफेंसेस ले सकता है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 में कुछ कार्य स्पेसिफिकली वर्णित हैं जो कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत इंक्लूड नहीं होते, जैसे कि सेक्शन 3 कहता है अगर उस व्यक्ति के पास यह विश्वास करने के लिए कोई रीजनेबल ग्राउंड नहीं था कि प्रोसीडिंग्स कोर्ट में अभी पेंडिंग हैं तो ऐसे किसी मैटर का पब्लिकेशन या डिस्ट्रीब्यूशन, भले ही ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन और पब्लिकेशन जस्टिस के अंदर इंटरफेरेंस पैदा कर रहा हो या इंटरफेरेंस की प्रवृत्ति रखता हो, तब भी यह एक्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत शामिल नहीं होगा। इसी प्रकार सेक्शन 4 कहता है कि फेयर एंड एक्यूरेट रिपोर्ट ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स कंटेम्प्ट नहीं है। सेक्शन 5 कहता है कि फेयर क्रिटिसिज्म ऑफ जुडिशियल एक्ट इज नॉट कंटेम्प्ट।
इसी प्रकार सेक्शन 6 भी सबॉर्डिनेट कोर्ट के जुडिशियल ऑफिसर्स के खिलाफ अगर कोई व्यक्ति कंप्लेंट करता है तो सेक्शन 6 में वर्णित सर्कमस्टांसेस के तहत ऐसा कार्य भी कंटेम्प्ट नहीं माना जाएगा। इसी प्रकार सेक्शन 7 के तहत ऐसे मैटर का पब्लिकेशन जो कि इन चैम्बर्स या इन कैमरा प्रोसीडिंग से रिलेटेड है, कुछ सर्कमस्टांसेस में कंटेम्प्ट नहीं माना जाता। दोस्तों, कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स में सेक्शन 13 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। यह सेक्शन कहता है कि कोई भी कोर्ट कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स में तब तक सज़ा नहीं देगी जब तक कि यह संतुष्ट न हो जाए कि कंटेम्प्ट का नेचर ऐसा है कि इट सब्सटेंशियली इंटरफेयर्स और टेंड्स सब्सटेंशियली टू इंटरफेयर विद द ड्यू कोर्स ऑफ जस्टिस। 17 मार्च 2006 की अमेंडमेंट द्वारा सेक्शन 13 में एक और क्लोज ऐड की गई जिसके तहत कोर्ट अब जस्टिफिकेशन बाय ट्रूथ को भी एक वैलिड डिफेंस मान सकती है अगर कोर्ट संतुष्ट हो जाए कि यह पब्लिक इंटरेस्ट में है और रिक्वेस्ट फॉर इन्वोकिंग दिस डिफेंस इज बोनाफाइड। सेक्शन 15 कहता है कि सेक्शन 14 के अलावा अन्य क्रिमिनल कंटेम्प्ट के केसेस में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या फिर तो खुद एक्शन ले सकते हैं या एडवोकेट जनरल के मोशन मूव करने पर या एडवोकेट जनरल की लिखित सहमति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मोशन मूव करने पर संज्ञान ले सकते हैं। दोस्तों, अब हम आते हैं एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर कि क्या एक जज भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का गिल्टी हो सकता है? जी हाँ, हो सकता है। सेक्शन 16 में यह एक्सप्रेसली वर्णित है। एक जज या मैजिस्ट्रेट या कोई भी अन्य व्यक्ति जो कि जुडिशली एक्टिंग कर रहा हो वो अपनी कोर्ट का भी और किसी अन्य कोर्ट का भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का गिल्टी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, दी देन ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस C.S. कर्नन ऑफ मद्रास हाई कोर्ट was held guilty under the Contempt of Court Act by the Supreme Court। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 9 मई 2017 को 6 महीने की सज़ा दी थी। इसी प्रकार हरीशचंद्र मिश्रा वर्सेस ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस अली अहमद की 28 सितंबर 1985 की जजमेंट कहती है कि इफ़ अ जज इंसल्ट्स एन एडवोकेट एंड पासिस अनचैरिटेबल रिमार्क्स इनसाइड द कोर्ट विदाउट जस्टिफिएबल रीज़न it may amount to contempt of court as an advocate is an officer of the court। सेक्शन 20 कहता है कि limitation period for contempt proceedings is 1 year from the date on which the contempt is alleged to have been committed। सेक्शन 21 कहता है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट न्याय पंचायत पर एप्लीकेबल नहीं होगा। दोस्तों, अगर आपकी नॉलेज में इस वीडियो से थोड़ी सी भी वृद्धि हुई है तो इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, सत्यमेव जयते।